एक साल में जहां बहुत सारे यंग एडवोकेट्स को अपनी एप्लीकेशन फाइल नहीं करनी आती है, उनको वो ड्राफ्टिंग नहीं करनी आती है, आपने एक किताब लिखा। जी बिल्कुल जी। मेरा यही एक पूरा 1 ईयर का एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने देखा कि मेरे कलीग्स हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, आफ्टर लॉ स्कूल उनको एक्सपीरियंस नहीं होता ड्राफ्टिंग का। मैंने रियलाइज़ करा कि क्यों ना मैं एक ऐसी बुक बनाऊं जो मेरे जैसे यंग एडवोकेट्स की हेल्प कर सके। आप क्या मानते हैं कि जो पुरानी किताबें हैं और ये किताब है, इनमें से चूज कौन सी करनी चाहिए? जाहिर सी बात है कि आपने लिखी, आप ये कहेंगे कि मेरी किताब को आप चूज करें। ये इतना मल्टीपल बिग पूल है कि कोई भी किताब कोई भी रेफर कर सकता है, बट मेरी ऐसी किताब है जो कि मैंने इसमें टर्मिनोलॉजी मेंशन करी है, रेवेन्यू टर्मिनोलॉजी है उसके अंदर, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है जो कि अदर रेगुलर बुक्स में नहीं होती। तो अभी तक इसकी कितनी कॉपीज जो है मार्केट में जा चुकी हैं? हमारी लगभग 400 कॉपीज के आसपास बिक चुकी हैं, जिसमें से काफी सारी कॉपीज स्कूल में भी अब लगने वाली हैं। अच्छा। So, बातचीत चल रही है काफी स्कूल्स के साथ, लॉ स्कूल्स के साथ। अदर देन दैट हमारे पास पैन इंडिया से काफी सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं। उसके अलावा पंजाब में हर बार काउंसिल में बुक्स अवेलेबल हैं। उसके साथ चंडीगढ़ में भी बुक्स गई हैं, दिल्ली में भी बुक्स गई हैं, पूरे इंडिया में लगभग इट्स अवेलेबल। जब आप कोर्ट में जाती हैं, आर्गू करती हैं, अपना केस जो है सबमिट करती हैं वहां पर जाकर के, एज ए यंग एडवोकेट आपको कितनी इंपॉर्टेंस मिलती है? पर्सनली स्पीकिंग कि जब मैं पहली बार अपनी बेल आर्ग्यू करने कोर्ट्स में गई थी, सो आई थिंक मेरे प्रोफेशन का 3rd या 4th डे था। सो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं एक बेल आर्ग्यू कर सकती हूँ। मैंने प्रॉपर प्रिपरेशन करी। तब कोर्ट में ज़्यादातर किसी को भी नहीं पता था कि एक यंग एडवोकेट है या न्यू प्रैक्टिस में आई है, बट जब मैंने जज को बोला कि सर I will argue the case, I will represent the case myself. So first he was shocked, but then later he realized that okay, why not give a newcomer a try. So then मैंने जब अपना केस प्रेजेंट करा, rather मेरी फर्स्ट बेल हक में हुई मेरे, so it was a favorable decision. I got a bail for my client. तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया कि हाँ, मतलब being a young advocate also I can represent a case. आपने मेहर बताया कि कुछ लॉ स्कूल या लॉ कॉलेजेस में आपकी बुक पाठ्यक्रम में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। जी। वो किस तरह से फायदा दे सकती है? अगर मेरी बुक एक करिकुलम की तरह बच्चों को पढ़ाई जाएगी तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें उनको लीगल प्रोफेशन में आने पर पता लगनी चाहिए, वो चीज़ें उनको पहले ही पता लग जाएंगी, क्योंकि वो उस तरह के वर्किंग से, उस तरह की ड्राफ्टिंग से ऑलरेडी एक्वायर हो जाएंगे एंड उनको पता लग जाएगा कि कोर्ट में हम किस तरह की एप्लीकेशंस, पिटिशंस मूव करते हैं। आपके दादाजी स्वर्गीय श्री गुरदीप सिंह सचदेव सिविल मामलों के वरिष्ठ एडवोकेट रहे। जी। उसके बाद आपके पिता सरदार मनदीप सिंह सचदेव क्रिमिनल मामलों के रिनोन्ड एडवोकेट हैं और आप सभी को हैंडल करें। हाँ जी। आपको क्या ऐसी अपनी जुडिशियल सिस्टम की एक बात है जो सबसे पसंद है और एक ऐसी चीज जो आप मानती है कि ये नहीं होनी चाहिए? मुझे पर्सनली अगर मैं बताऊं, मुझे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना, आर्ग्यू करना बेहतर लगता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी एक ऐसी हमारे पास एक लिबर्टी है कि हम अपना केस अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें। बट स्पेसिफिकली अगर मैं एक यंग एडवोकेट की तरह बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट में जो जजेस हैं या फिर और कलीग्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं जब एक यंग एडवोकेट आकर अपना केस प्रेजेंट करता है। बट ये चीज़ मुझे कई बार किसी तरह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कम लगती है कि हमारे सीनियर्स या फेलो कलीग्स आकर अप्रिशिएट करे कि एक यंग एडवोकेट बोल रहा है। रादर बीइंग अ लेडी इन दिस प्रोफेशन, आई समटाइम्स फील दैट द पीपल दे आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू द मेन। समाज में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है और साथ ही बढ़ते जा रहे हैं अदालतों में मामले। न्याय पाने के लिए लोग एडवोकेट्स के पास जा रहे हैं। एडवोकेट्स की संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है। मेल एडवोकेट्स ने देश भर में अपना नाम बनाया है, तो फीमेल एडवोकेट्स भी पीछे नहीं हैं। लेकिन यंग एडवोकेट्स को अपनी जगह बनाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। आज हम ऐसी ही एक यंग एडवोकेट मेहर सचदेवा से बात करेंगे। मेहर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप एडवोकेट हैं और 1 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं। जी बिल्कुल। ये प्रोफेशन क्यों चुना?
वैसे देखा जाए तो मुझे बचपन से ही बहुत शौक था पब्लिक स्पीकिंग का. अदर देन दैट मैंने देखा कि स्टार्टिंग ऑफ माई व्हेन आई वाज अ चाइल्ड मुझे नहीं पता था कि दिस इज द अल्टीमेट प्रोफेशन फॉर मी. बट विद टाइम आई रियलाइज्ड कि मेरे पेरेंट्स दोनों दे आर बोथ एडवोकेट्स. इवन माय ग्रैंडफादर ही इज इन द प्रोफेशन. सो यू आर थर्ड जनरेशन एडवोकेट. हाँ जी, बिल्कुल. आई एम द थर्ड जनरेशन एडवोकेट. एंड आई फील कि जब इतने सारे मेजर पर्सनालिटीज मेरे आसपास थे तो मुझे लगा कि लॉ इज समथिंग जो मेरे अंदर इनग्राइंड है. सो आई फेल दैट यही सबसे अच्छा प्रोफेशन मेरे लिए है. एक साल में जहां बहुत सारे यंग एडवोकेट्स को अपनी एप्लीकेशन फाइल नहीं करनी आती है, उनको वो ड्राफ्टिंग नहीं करनी आती है, आपने एक किताब लिख डाली है. जी बिल्कुल. जी. मेरा यही एक पूरा 1 ईयर का एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने देखा कि मेरे कलीग्स हैं जो प्रैक्टिस करते हैं आफ्टर लॉ स्कूल, उनको एक्सपीरियंस नहीं होता ड्राफ्टिंग का. सो साइड बाय साइड मैं अपने लिए भी ड्राफ्टिंग में सीख रही थी सारी. एंड मैंने देखा कि मेरे कलीग्स रैदर मैं पिछले 1 साल में कई इंस्टीट्यूट्स में जाकर मैंने बहुत सारे लीगल लेक्चर्स भी दिए हैं. सो मुझे ऐसे लगा कि लॉ स्कूल इज द ओनली प्लेस जहां पर बच्चे ड्राफ्टिंग सीख सकते हैं. क्योंकि 5th ईयर के बाद जब बच्चे प्रोफेशन एंटर करते हैं तो एक ड्राफ्टिंग इज द वन प्लेस जहां से उनका सारा लैप्स रह जाता है. सो मीनवाइल जैसे जैसे मैं अपने लिए ड्राफ्टिंग सीख रही थी मैंने रियलाइज करा कि क्यों ना मैं एक ऐसी बुक बनाऊं जो मेरे जैसे यंग एडवोकेट्स की हेल्प कर सके, सो दैट उनको कोई बार ना लगे कि दे कैन प्रैक्टिस इन दी हाई कोर्ट और इन दी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. सो आई फेल्ट दिस वुड बी वेरी appreciable, rather this would be very like a good thing that I could do for the young advocates. Okay, तो इस बुक का नाम क्या रखा आपने? मैंने इस बुक का नाम कोर्ट रेडी रखा है. कोर्ट रेडी. हाँ जी. ओके, तो इसके बारे में बताएंगे, इसमें आपने क्या किस चीज को शामिल किया है और उसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो ड्राफ्टिंग एडिशन है बुक, कोर्ट रेडी ड्राफ्टिंग एडिशन. सो मैंने इसके अंदर सारे क्रिमिनल ड्राफ्ट्स, सिविल ड्राफ्ट्स, अदर देन दैट बहुत सारी टर्मिनोलॉजी ऐड ऑन करी है. मैंने अपने पर्सनलाइज कमेंट्रीज भी लिखी हैं. उसके साथ साथ मैंने एक ऐसा इनको टैबुलर फॉर्म में डिफरेंशिएट करके बिटवीन द प्रीवियस सेक्शंस एंड द न्यू सेक्शंस जो कि बीएनएस. हाँ जी, बीएनएस एंड बीएनएसएस के साथ साथ जो अब न्यू लॉज आ रहे हैं मैंने उसके साथ सारा इन डेप्थ सारे ड्राफ्ट्स टेम्पलेट्स इंकलकेट करके अपनी बुक में दिए हैं. तो इससे मतलब मुझे मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा एक हैंड टूल बन सकता है उन एडवोकेट्स के लिए जो अभी लॉ सीख रहे हैं. इट्स नॉट जस्ट कि नए लॉयर्स इस बुक से अपना फायदा बना सकते हैं, रैदर इवन जो सीजन्ड एडवोकेट्स हैं, सिंस न्यू लॉज के ऊपर काफी बुक्स नहीं है अभी. सो इन बुक्स, मेरी बुक के साथ साथ दे कैन ऑल्सो रेफर टू दिस बुक एंड न्यू लॉज के साथ कंपैरिजन करके दे कैन रेफर टू ऑल द ड्राफ्ट्स जो कि मैंने पर्सनलाइज्ड अपने कोर्ट एक्सपीरियंसेस के बाद एक बुक में एनकैप्सुलेट करे हैं. इससे पहले ऐसी कोई किताब अवेलेबल थी? डेफिनेटली मार्केट में बहुत किताबें हैं जो ड्राफ्टिंग के ऊपर हैं, बट वो सारी किताबें प्रीवियस लॉज के ऊपर हैं. मेरी किताब में स्पेशल चीज ये है कि उसमें मैंने नए लॉज ऐड करे हैं. अदर देन दैट, सिंस मैं एक यंग एडवोकेट हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि मेरे जैसे कई और जो एडवोकेट्स हैं वो इस बुक के साथ रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें सबसे ईजीएस्ट फॉर्म में सब टेम्पलेट्स डाले हैं. और ये टेम्पलेट्स ऐसे हैं कि कोई लेमैन भी अगर इनको रीड करेगा इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम. समझ आएगी वो बात जो आपने कही है. बिल्कुल. आप क्या मानते हैं कि जो पुरानी किताबें हैं और ये किताब है, इनमें से चूज कौन सी करनी चाहिए? जाहिर सी बात है कि आपने लिखी, आप ये कहेंगे कि मेरी किताब को आप चूज करें, लेकिन जो पुरानी भी आज तक लिखी गई हैं उनके साथ जब आप कंपेयर करते हो अपनी बुक में, तो उसमें आपने क्या ऐसा अलग रखा है कि आपकी किताब ही चूज हो? वैसे तो मार्केट में बहुत किताबें अवेलेबल हैं एंड ये इतना मल्टीपल बिग पूल है कि कोई भी किताब कोई भी रेफर कर सकता है. और नेचुरली इन दी एंड सिंस हमारा लॉ वही सेम चीज कहता है तो इनकैप्सुलेट करके हर चीज वही आएगी. बट मेरी ऐसी किताब है जो कि मैंने इसमें टर्मिनोलॉजी मेंशन करी है, रेवेन्यू टर्मिनोलॉजी है उसके अंदर, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है जो कि अदर रेगुलर बुक्स में नहीं होती. मतलब होती होगी बट इतनी वास्ट रेंज में नहीं है. डेफिनेटली. सो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो चीजें अपने 1 ईयर एक्सपीरियंस में लगा कि कहाँ मेरा लैप्स रह सकता है, सो मेरे जैसे कई इंटर्न्स, न्यू एडवोकेट्स या फिर रादर जिनका 4 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस है, उनके लिए भी इट विल बी वेरी हेल्पफुल. तो मेरे हिसाब से मेरा 1 ईयर का पूरा नॉलेज इसके अंदर है, सो दैट मेरे जैसे कई एडवोकेट्स जो इस प्रोफेशन में न्यू है वो इसको पढ़ के सबसे बेनिफिशियल वे में दे कैन अंडरस्टैंड कि कैसे ड्राफ्टिंग हो सकती है. मेरा एक बात बताइए
जैसे बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है कि आपने बीटेक करी या कोई और डिग्री करी, लेकिन जो बुकिश नॉलेज है और जो फील्ड का प्रैक्टिकल काम करने का तरीका है वो हमेशा अलग होता है। हाँ जी। आपको ये एक्सपीरियंस लॉ करने के बाद और फिर प्रैक्टिस में जाने के बाद क्या डिफरेंस लगा? मुझे सर्टेनली ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हम अपने लॉ कॉलेज में पढ़ते हैं और फिर उसके बाद जब मैंने अपनी 1 ईयर प्रैक्टिस में नोटिस करा है उसमें बहुत फ़र्क है। बट कई यूनिवर्सिटीज़ आज हमारे टाइम में इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि वो हमें पढ़ाती हैं सारा कि प्रैक्टिकल वे में हमें अपनी नॉलेज को कैसे डालना है। जैसे कई ट्रेडिशनल लीगल स्कूल्स ऐसे भी हैं आजकल, सिंस मैं तरह तरह के स्कूल्स में जाकर अलग अलग सेमेस्टर्स के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करती हूँ, तो मुझे पता लगता है कि कई बार उनको प्रॉब्लम आती है कि कैसे उन्होंने अपनी सब्जेक्टिव नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट करना है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा फोकस करें। सो नेचुरली प्रैक्टिकल नॉलेज शुड बी गिवन एटमोस्ट इम्पोर्टेंस। आपके दादाजी स्वर्गीय श्री गुरदीप सिंह सचदेव सिविल मामलों के वरिष्ठ एडवोकेट रहे जी। उसके बाद आपके पिता सरदार मनदीप सिंह सचदेव क्रिमिनल मामलों के रिनोन्ड एडवोकेट हैं। तो ये किताब लिखने में उनकी मदद और उनका योगदान क्या रहा? मेरे ग्रैंडफादर, तो माय ग्रैंडफादर इज नो मोर, सो इट्स बीन 1 ईयर कि मैं प्रोफेशन में हूँ। इट वुड हैव बीन ग्रेट कि मेरे ग्रैंडफादर इस प्रोफेशन में होते हैं। आई वुड हैव गॉटन द बेस्ट काइंड ऑफ गाइडेंस फ्रॉम हिम, but I'm very glad that I belong to this family. But other than that, my father, he has been a great support since जब मैंने ये किताब लिखने का सोचा, पिछले साल दिसंबर की बात है, जब मैंने सोचा कि मैं ऐसी एक बुक बना सकती हूँ, तब मैंने अपने फादर के साथ डिस्कस करा। तो उन्होंने मुझे बोला कि यू डू इट, उसके बाद मेरी हेल्प अगर कहीं चाहिए होगी तो मैं जरूर देखूंगा, बट पहले मैं चाहता हूँ कि वट एवर इज योर लर्निंग यू पुट योर एफर्ट इनटू इट। सो मैंने ये सारी चीजों को अपने हिसाब से करा। एंड नेचुरली जब मैं किसी जगह पर अड़ती थी, जैसे मैंने कई ड्राफ्ट्स कोर्ट में भी पेश करे हैं, मैंने ड्राफ्टिंग अपने आप करी है एंड मैं आर्ग्यू भी करती हूँ मैटर्स कोर्ट के अंदर। सो आई फील कि मेरे फादर का सेम प्रोफेशन में होने का मुझे इस चीज से बेनिफिट हुआ है कि मैं कहीं पर भी अगर मुझे कोई डाउट होता था, सो आई फेल्ट दैट इट वाज द फर्स्ट प्लेस जहां मैं जाकर अपनी सारे डाउट्स क्लियर कर सकती थी। सो नेचुरली ये बुक में भी it's been a really long journey for me rather, but like it's been very well that both my parents in fact, मेरे father भी and मेरी mom भी, she's also an advocate, so उन दोनों ने मुझे proper support दी, motivate करा कि मैं ऐसी किताब लिख सकती हूँ। कितना टाइम लगा आपको ये किताब लिखने में? मुझे लगभग 8 months लगे प्रॉपर लिखने में। एंड मैं साथ साथ कोर्ट भी जा रही थी एंड इवनिंग में ऑफिस आवर्स के बाद मैं अपनी बुक पर वर्क भी कर रही थी। सो मैंने अपने जैसे जैसे अपने लिए मैंने ड्राफ्ट सीखे, साथ साथ मैंने अपने प्रॉपर एक पेन ड्राइव में सारे ड्राफ्ट्स को सेव करा। उसके बाद मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि क्यों ना मैं इस चीज़ से कुछ इनोवेटिव, कुछ क्रिएटिव करूं, क्योंकि जैसे जैसे मैंने लोगों से, अपने कलीग से बात करी, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे जैसे और बहुत लोग हैं जिनको ड्राफ्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है। सो धीरे धीरे करके मैंने ये ड्राफ्टिंग के ऊपर एक अपना कंपाइलेशन बनाई, जिससे मैंने सोचा कि इस बुक से किसी और एडवोकेट का मेरे साथ साथ भी फायदा हो सकता है। सो अभी तक इसकी कितनी कॉपीज जो है मार्केट में जा चुकी हैं, ऐसा एन आइडिया कोई? हमारी लगभग 400 कॉपीज के आसपास बिक चुकी हैं, जिसमें से काफी सारी कॉपीज स्कूल में भी अब लगने वाली हैं। अच्छा। सो बातचीत चल रही है काफी स्कूल्स के साथ, लॉ स्कूल्स के साथ। अदर देन दैट हमारे पास पैन इंडिया से काफी सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं। हमारी बुक्स फ्लिपकार्ट के थ्रू कई जगह पे डिलीवर हो रही है। इट्स अवेलेबल ऑनलाइन? हाँ जी, इट्स अवेलेबल ऑनलाइन। उसके अलावा पंजाब में हर बार काउंसिल में बुक्स अवेलेबल हैं। उसके साथ चंडीगढ़ में भी बुक्स गई हैं, दिल्ली में भी बुक्स गई हैं। तो बुक्स की रेंज इज क्वाइट अवेलेबल, पूरे इंडिया में लगभग इट्स अवेलेबल। जो आपने लिखा उसको आप अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में लागू भी कर रही हैं? डेफिनेटली। जैसे मैंने बोला कि मेरी बुक इज अ कंपाइलेशन कि मेरी लर्निंग कैसे हुई। जैसे ही मैंने कोई ड्राफ्ट देखा कि हाँ मैंने आज एप्लीकेशन एक कोर्ट में लिख के दी है, जैसे मैंने मेंटेनेंस के ऊपर कोई पिटिशन ड्राफ्ट करी है, मैंने रियलाइज करा कि मैं उसका एक ड्राफ्ट अपने लिए भी सेव कर लूंगी कि मुझे फ्यूचर में कभी दोबारा रेफर करना हुआ तो ये जरूरत पड़ सकती है। तो उसके साथ साथ ऐसी कितने ड्राफ्ट्स, कितनी एप्लीकेशंस थी जिसका मैंने कंपाइलेशन बनाया, जिसके बाद ये बुक उसका फ्रूट बन के बाहर आई है। ठीक है जी। तो आपके जो फेलो आपके एडवोकेट्स हैं जिन्होंने आपके साथ लॉ करी, हाँ जी, उसके बाद अब वो प्रैक्टिस करने लगे हैं 1 साल से, उनका
इस बुक को लेके क्या उनका रिएक्शन था जब आप मार्केट में लेके आए इस बुक को? फिलहाल मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया, जब मेरे फेलो एडवोकेट्स वगैरह उनको भी ये बात पता लगी। जैसे कि मैंने अपनी लॉ दिल्ली से करी है, बेनेट यूनिवर्सिटी, जो कि ग्रेटर नोएडा में एनसीआर रीजन में है। सो मेरे मोस्टली फ्रेंड्स ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड आउट हैं। अदर देन दैट यहाँ पर जलंधर में एंड चंडीगढ़ में, जहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हाई प्रैक्टिस, वहाँ पर मेरे कलीग्स थे, उनकी तरफ से भी काफ़ी सपोर्टिव रिस्पॉन्स आया। उन्होंने देखा कि उनके जैसी उनकी एक कलीग ने एक बुक ड्राफ्ट करी है। सो कई लोग मुझे ऑनलाइन भी रीच आउट करने लगे, मेरे से पूछने लग गए कि मेरी बुक में क्या लिखा है। तो बताते ही बताते बात थोड़ी फैलने लग गई। एंड रादर अभी मोर और लेस 15 से 20 दिन ही हुए हैं कि मेरी बुक रिलीज हुई है, तो अभी तक तो रिस्पॉन्स काफी अच्छा है। काफी अच्छा रहा है, ठीक है। जब आप कोर्ट में जाती हैं, आर्गू करती हैं, अपना केस जो है वो आप सबमिट करती हैं वहां पर जाकर के, एज ए यंग एडवोकेट आपको कितनी इंपॉर्टेंस मिलती है? पर्सनली स्पीकिंग कि जब मैं पहली बार अपनी बेल आर्ग्यू करने कोर्ट्स में गई थी, सो आई थिंक मेरे प्रोफेशन का 3rd या 4th डे था। सो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं एक बेल आर्ग्यू कर सकती हूँ। मैंने प्रॉपर प्रिपरेशन करी। तब कोर्ट में ज़्यादातर किसी को भी नहीं पता था कि एक यंग एडवोकेट है या न्यू प्रैक्टिस में आई है। सो मुझे ऐसे लगा कि पहले लोगों ने मुझे इतना रियलाइज़ नहीं करा कि कोई यंग एडवोकेट है। उनको लगा कि शायद मेरे सीनियर आके कोई आर्ग्यू करेंगे। पर जब मैंने जज को बोला कि सर, I will argue the case. I will represent the case myself. So first he was shocked, but then later he realized that okay, why not give a newcomer a try? So then मैंने जब अपना केस प्रेजेंट करा, rather मेरी first bail हक में हुई मेरे, so it was a favorable decision. I got a bail for my client. तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया कि हाँ, मतलब बीइंग अ यंग एडवोकेट ऑल्सो आई कैन रिप्रेजेंट अ केस। सो धीरे धीरे करते अब मैं बोथ सिविल और क्रिमिनल, रादर प्रॉपर्टी एंड मैट्रिमोनी के केसेस भी अब रिप्रेजेंट करते हैं। सभी तरह के केस आप रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल। दादाजी आपके सिविल मामलों के थे जी, पिताजी आपके क्रिमिनल मामलों के हैं, और आप सभी को हैंडल कर रही हैं। हाँ जी। आपको क्या ऐसी अपनी जुडिशियल सिस्टम की एक बात है जो सबसे पसंद है, और एक ऐसी चीज जो आप मानती हैं कि ये नहीं होनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम कई तरह से बहुत अच्छा है एंड हमारे पास काफ़ी सारी लिबर्टी होती है कि हम आपका केस प्रेजेंट कर सकें कोर्ट के अंदर। मुझे पर्सनली अगर मैं बताऊं, मुझे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना, आर्ग्यू करना बेहतर लगता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी एक ऐसी हमारे पास एक लिबर्टी है कि हम अपना केस अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके। बट स्पेसिफिकली अगर मैं एक यंग एडवोकेट की तरह बोलूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट में जो जजेस हैं या फिर और कलीग्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं जब एक यंग एडवोकेट आकर अपना केस प्रेजेंट करता है। बट ये चीज़ मुझे कई बार किसी तरह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कम लगती है कि हमारे सीनियर्स या फेलो कलीग्स आकर appreciate करे कि एक young advocate बोल रहा है. Rather being a lady in this profession, I sometimes feel that the people, they are giving more importance to the men. But still they do that. But I personally feel that it is something in the mind. So I don't let that come to me. So मुझे ऐसा लगता है कि this is one drawback जो इस profession में हो सकती है, that people have this orthodox thinking that this profession is only for males. So rather मैं हर रोज कोर्ट में जब जाती हूँ, I personally believe that this is something which is just there in the mind of the people. तो मैं अपनी तरफ से ये चीज़ अपने पास कभी नहीं लाने देती. बट हाँ, कई ऐसे लोग हैं जो आज भी ये माइंडसेट अपने दिमाग में रखते हैं कि लेडी है तो ये अपना केस प्रेजेंट नहीं कर पाएगी. आप क्या मानती हैं कि आपकी तीसरी पीढ़ी, आप यू आर द थर्ड जनरेशन लॉयर, हाँ जी, कुछ ऐसे भी होंगे आपके साथ जो परिवार में पहली बार लॉयर बने? जी बिल्कुल. आप क्या मानती हैं कि आपको इस चीज का क्या फायदा मिला? मैं अपना थर्ड जनरेशन एडवोकेट होना एक फ़ायदे की तरह से नहीं लेती. मैं मानती हूँ कि मुझे किसी ना किसी तरह से अपने पेरेंट्स की, अपने ग्रैंडफादर की गाइडेंस मिल सकती है इस चीज़ में. बट आज के टाइम में जब हर चीज़ ऑनलाइन एक्सेसिबल है, अदर देन दैट हर रिसोर्स एक्सेसिबल है टू एवरी पर्सन हु इज़ बिकमिंग एन एडवोकेट, बी इट अ फर्स्ट जनरेशन और अ थर्ड जनरेशन. तो मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई अपनी तरह से अपनी फील्ड में एक्सेल कर रहा है.
रैदर जैसे मैंने बताया कि अगर डिस्क्रिमिनेशन भी किसी तरह से हो रही है तो वो ऐसे नहीं हो रही। हमारी लेडीज भी इस प्रोफेशन में बहुत एक्सेल कर रही हैं। लीगल काउंसिल्स हैं, जजेस हैं, बहुत सारे अदर लॉ ऑफिसेज में लेडीज हैं जो बहुत बेहतर काम कर रही हैं, अपने केस प्रेजेंट कर रही हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में लेडीज भी एक्सेल करेंगी और रादर जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट्स हैं उनके लिए ये प्रोफेशन बहुत बढ़िया है। क्योंकि थर्ड जनरेशन एडवोकेट होने का ये मतलब नहीं है कि मुझे सब कुछ मेरे पेरेंट्स से इजीली एक्सेसिबल वे में मिल जाएगा। मुझे सिर्फ एक गाइडेंस मिल सकती है, बट हाँ, काम मुझे अपने आप ही सीखना पड़ेगा और एक्सेल करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा सिनेरियो कि जहाँ बहस के लिए ये कहा जाता है कि अपने सीनियर को लाओ, ये शायद हर जगह होता है। जी बिल्कुल। और अपने आप को साबित करने में कि शायद मैं भी सीनियर जितना नॉलेज रखती हूँ, मैं बहस कर सकती हूँ और मैं अपना तर्क संगत जो अपनी पिटीशन है वो दायर कर सकती हूँ। ऐसे हालातों से निपटना रोजमर्रा की जो गतिविधियां हैं उसमें एक स्ट्रगल है रोज की, उससे कैसे निपटती हैं? वैसे देखा जाए तो रोज जैसे जैसे मैं अपने केस रिप्रेजेंट अब कोर्ट में कर रही हूँ, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो अब जजेस भी मुझे पहचानने लग गए हैं, क्योंकि कई एडवोकेट्स इस प्रोफेशन में ऐसे होते हैं कि फर्स्ट टाइम अगर उनको डिमोरलाइजेशन फेस हो जाती है किसी तरह की, वो दोबारा एफर्ट नहीं डालते। तो उस चीज पे बाउंडेशन नहीं लगानी चाहिए। अगर आपको कोई डिमोरलाइज करता है या आपको सीरियसली नहीं लेता है, नेचुरली अगर आपका एक सीनियर है, उन्होंने उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए उतनी एफर्ट करी है, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वी हैव टू रीच देयर एंड नेचुरली जैसे जैसे टाइम निकलेगा आपको लोग और अप्रिशिएट करेंगे, आपके काम के लिए और आपको वैल्यू मिलेगी। मतलब ये तो कानून है जो लिखा है। हाँ जी। और इसमें कोई निजी राय तो है नहीं। जब आप रिप्रेजेंट करते हो, अगर जज साहब को लगता है कि ये आपका तर्क संगत है, जो आपने तर्क दिया है या जो आपने एप्लीकेशन लगाई है, तो आपके क्लाइंट को रिलीफ मिलता है। आप क्या मानती हैं कि प्रोफेशनलिज्म 100% है? जी, मेरा मानना है कि प्रोफेशनलिज्म अपने हिसाब से आता है। कोई अपने फील्ड में कितना प्रोफेशनलिज्म खुद लेकर आएगा, वो दैट इज अ वेरी पर्टिकुलर थिंग टू एन इंडिविजुअल, मेरा ऐसा मानना है। बाकी प्रोफेशनलिज्म हमारे प्रोफेशन में काफी है। कितने एडवोकेट्स ऐसे हैं जो कि बहुत टाइम टू टाइम काम करते हैं। आई बिलीव कि लॉ इज सच अ प्रोफेशन कि अगर आप प्रोफेशनलिज्म अपने करियर में नहीं लेकर आओगे, आप कभी एक्सेल नहीं कर सकते। आप 1 से 2 मिनट भी कोर्ट में पहुंचने के लिए देरी नहीं कर सकते, नहीं तो आपके कोर्ट की केस की टर्न चली जाती है। सो इसलिए प्रोफेशनलिज्म अगर आप अपने डेली लाइफ में नहीं लेकर आएंगे तो मुझे नहीं लगता इस प्रोफेशन में कोई भी एक्सेल कर पाएगा। अब तो किताब भी लिखती है और आप एक गाइडिंग लैंप बन गई हैं नई यंग एडवोकेट्स के लिए। जब आप मिलती हैं उनसे और अपनी बुक के बारे में डिस्कशन करती हैं, किस तरह की फीडबैक्स मिलती हैं? कुछ लोग कहते होंगे, सीनियर्स कहते होंगे कि इसकी जरूरत नहीं, ऐसा हुआ कभी? वैसे मेरे साथ फिलहाल ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे किसी सीनियर ने डिस्करेज करा हो, बोला हो कि इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे सभी सीनियर्स ने बोला कि ये बहुत ही एक अच्छी मेरी तरफ से एक योगदान है जो मैंने दिया है लीगल फ्रेटर्निटी को। जैसे मैं मानती हूँ कि जिस प्रोफेशन ने मुझे इतना दिया है, दिस इज माय वे ऑफ गिविंग बैक टू माय प्रोफेशन। सो मेरे सीनियर्स ने मुझे बहुत इनकरेज करा इस बुक के लिए। रादर उन्होंने बोला कि ये सिर्फ यंग एडवोकेट्स के लिए नहीं, काफी सारे एडवोकेट्स जो 5 साल ऑलरेडी 10 साल प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाँ जी, उनके लिए भी दिस बुक विल बी वेरी बेनिफिशियल। तो मुझे अभी तक तो हर तरफ से बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। मेरे साथ मेरे ऑफिस में मेरे खुद के इंटर्न्स भी हैं, उनको भी ये बुक काफी पसंद आई है। सो वो पढ़ रहे हैं अभी, कोई 3rd ईयर में है, कोई 5th ईयर में है, कोई ऑलरेडी पास आउट होके जस्ट अभी आए हैं कॉलेज से, तो वो भी इस बुक का लाभ उठा रहे हैं। आपने मेहर बताया कि कुछ लॉ स्कूल्स या लॉ कॉलेजेस में आपकी बुक पाठ्यक्रम में शामिल करने की कोशिश की जा रही है जी। वो किस तरह से फायदा दे सकती है? अगर मेरी बुक एक करिकुलम की तरह बच्चों को पढ़ाई जाएगी तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें उनको लीगल प्रोफेशन में आने पर पता लगनी चाहिए, वो चीज़ें उनको पहले ही पता लग जाएंगी, क्योंकि वो उस तरह के वर्किंग से, उस तरह की ड्राफ्टिंग से ऑलरेडी एक्वायर हो जाएंगे एंड उनको पता लग जाएगा कि कोर्ट में हम किस तरह की एप्लीकेशंस, पिटिशंस मूव करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ होगी कि अगर कोई अपने स्कूल्स में ऑलरेडी अपने बच्चों को ये चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा है। जब आपने अपना एक किया लॉ करी, तब ऐसी कोई बुक अवेलेबल थी?
जी बिल्कुल, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से जब लॉ पढ़ी, हमारा 10th सेमेस्टर में एक प्रॉपर कोर सब्जेक्ट था ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग। ओके। तो हमारे प्रोफेसर्स ने हमें काफ़ी तरह की ड्राफ्टिंग से इंट्रोड्यूस करा। हमारे स्पेशल लेक्चर्स लगते होते थे, फिर हम उस लेक्चर को हम ड्राफ्ट करते थे। अदर देन दैट हमें डेली बेसिस पे हमें असाइनमेंट्स मिलती थी, जिससे मुझे ऐसा लगा कि मेरी पढ़ाई में मुझे बहुत ज़्यादा एक तरह से एज मिला कि शायद ड्राफ्टिंग अपने प्रोफेशन स्टार्ट करने से पहले ही मुझे ऑलरेडी उसके कई बेसिक्स पता थे। तो ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि अगर हर लॉ कॉलेज में ड्राफ्टिंग एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाए और ऐसी बुक्स अवेलेबल कर दी जाए, तो जितने बच्चे हैं जिस कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, वो जब प्रोफेशन में आएंगे वो और कॉन्फिडेंट होंगे, और जो कि हमारा यंग यूथ है वो और एक्सेल करेगा इस फील्ड में। ड्राफ्टिंग स्टिल नॉट इज नॉट अ सब्जेक्ट इन लॉ, एलएलबी जब आप करते हैं? ड्राफ्टिंग इज सब्जेक्ट इन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस इन इंडिया, बट अदर देन दैट कई कॉलेजेस अभी भी ऐसे हैं जिसमें ड्राफ्टिंग इंट्रोड्यूस नहीं होती है। नहीं है। तो उन्हीं कॉलेजेस की तरफ से ऐसी एक उनको अपलिफ्टमेंट अपने स्टूडेंट्स की तरफ करनी चाहिए कि वो ऐसे सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करें। जी, तो इसका कोई सेकंड एडिशन लाने की भी आपकी है कोई प्लानिंग ऐसी? मेरी सेकेंड एडिशन बुक की जो होगी वो केटर करेगी हायर कोर्ट्स की तरफ, कि अच्छा। वहाँ हायर कोर्ट्स की तरफ कैसे ड्राफ्टिंग करी जाती है। अच्छा। अदर देन दैट कैसे कैसे हम पिटिशंस हाई कोर्ट में ड्राफ्ट करते हैं, और कितना सब चलता है हमारी हाई कोर्ट की तरफ। तो अभी फिलहाल मैं उस पर काम कर रही हूँ, बट देखते हैं। अच्छा, you have started working. I will work on it. Abhi it's too new to comment if I shall be working or producing it in the coming months to come. Since abhi meri first book launch hui hai, but in coming time I suppose that I shall be working on that as well. कहीं ना कहीं आप टीचिंग की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं, ऐसा भी है? मैं फिलहाल टीचिंग की तरफ तो नहीं जा रही, बल्कि मेरा मानना ये है कि मैं जितने लोगों के साथ इंटरेक्ट करूंगी, मुझे उनके विचार पता लगेंगे, अपने विचार बताऊंगी, तो ये किसी तरह से उनके लिए और खास करके मेरे लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो मैं टीचिंग की तरफ तो फिलहाल नहीं जा रही हूँ, बट आई डू बिलीव कि अगर मैं अपने प्रोफेशन में किसी तरह से अपना योगदान दे सकती हूँ, क्योंकि मैं कोर्ट में तो रोज अपने केसेस प्रेजेंट करती हूँ, बट अगर मैं इस तरह से कुछ एफर्ट, कुछ अपनी इनपुट अपने प्रोफेशन में डाल सकती हूँ, तो I believe कि this is very beneficial. Other than that, being an advocate, if I'm writing a book, there are so many judges who write books. There are other senior advocates जिन्होंने कितने papers publish करे हैं, कितनी अपने books लिखी हैं. तो I feel कि अगर आपको अपने profession में excel करना है, especially legal profession में, आपको apt रहना पड़ता है नए laws के साथ. तो ये this is a way. अगर मैं इंटरैक्ट करूंगी, अपने विचार रखूंगी, उनके विचार जानूंगी, अपनी बुक के थ्रू लोगों को अपनी नॉलेज दूंगी, सो दिस इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। ओके, चलो अब बात करते हैं दोबारा से अदालतों की कार्यप्रणाली के ऊपर। जी, पूरे देश में एक बात पर अक्सर चर्चा होती है कि तारीख दर तारीख मिलती है, केसों के अंबार लगे हुए हैं, जल्द निपटारा नहीं हो पाता है। एज ए यंग एडवोकेट आपका क्या मानना है कि इस भार को कैसे कम किया जा सकता है और वर्किंग को कैसे फास्ट किया जा सकता है? हमारी कोर्ट्स में एक जाहिर सी बात है कि जी ज़रूर तरीक पे तरीक मिलती है कई केसेस में, बट हमारी कोर्ट्स इस तरफ बहुत ज़्यादा एक प्रोग्रेस कर रही हैं। अब हमारी हाई कोर्ट ने एक फास्ट ट्रैक सिस्टम रखा है, जिसमें वो अपने 5 इयर्स से पुराने वाले जितने भी केसेस हैं उनको एक फास्ट ट्रैक मोड में सुनती हैं। कोर्ट के अंदर उन्होंने कई केसेस में टाइम बाउंडेशन करी है, जिसमें वो स्पेसिफिक टाइम के अंदर एक केस को निपटाते हैं, जिसके लिए दिन भर दिन प्रोग्रेसिव वर्क हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो ये एक नोशन बना हुआ है कि अगर आप लीगल पार्ट चूज कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ऐसा दिन ब दिन कम हो रहा है, ऐसा प्रोग्रेसिव हमारी कोर्ट्स हो रही हैं। आपने 1 साल की वर्किंग में देखा कि फीमेल एडवोकेट्स को अभी भी ये माना जाता है कि वो मेल एडवोकेट्स के बराबर नहीं है। ऐसा ही कुछ हाल महिलाओं का केस आगे चलता है, तारीख पड़ती है और किसी महिला को कोर्ट में आना पड़ता है, तो उससे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि जो वो उस स्थिति में नहीं रहती और बाद में ये कहा जाता है कि तुम्हें कोर्ट में ऐसा ही फेस करना पड़ेगा ताकि तुम अपना केस वापस ले लो। ऐसे मामलों को लेकर आपकी क्या राय है? हम रादर 21st सेंचुरी में हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से अब मेन प्रोग्रेस कर रहे हैं, सिमिलर वे में लेडीज प्रोग्रेस कर रही हैं। दे आर मूविंग हैंड इन हैंड टुगेदर। मेरे प्रोफेशन में ऐसे कई इंसिडेंट्स होंगे, रादर नॉट जस्ट इन लॉ, आप कहीं पे भी जाएंगे आपको
किसी और प्रोफेशन में किसी स्पेसिफिक जगह पर आपको कभी ना कभी कोई ना कोई इंसिडेंट ऐसे जरूर मिलेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक तरह की डिस्क्रिमिनेशन लॉ में हो रही है। मैं मानती हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन, जैसे आपने बोला प्रोफेशन में कि मेन को इम्पोर्टेंस मिले, फीमेल को इम्पोर्टेंस मिले, दिस इज ऑल इन द माइंड. If the lady believes as an advocate that she can excel in her work, she can excel in the work. If she knows कि उसकी कोर्ट प्रेजेंस है, उसकी कोर्ट प्रेजेंस है, तो ये चीज कोई आसपास के लोगों से डिपेंड नहीं करती है. एंड अब टाइम इतना बदल चुका है कि जो ये नोशन है ये बहुत कम लोग मानते हैं. नहीं, मैं उन महिलाओं की बात कर रहा हूँ जो किसी केस के सिलसिले में अदालत पहुंचती हैं. जो किसी केस के सिलसिले में भी आती हैं. अब लेडीज रादर मेन ऑल्सो, एक अगर हम तरह से देखें, इंसान हम इतने ज्यादा अब इवॉल्व हो चुके हैं, हमें तरह तरह की लीगल नॉलेज के बारे में ऑलरेडी पता होता है, तो बहुत ही मुश्किल है किसी फीमेल या किसी मेल को इन्फ्लुएंस करना इस तरह से कि आप अपना केस वापस ले लो जस्ट बिकॉज आप एक फीमेल हो. दे ऑलरेडी नो देयर राइट्स, दे नो, एंड रादर हमारे लॉज इतने एप्ट है, एंड रादर अब इतना एक्सेसिबल वे में सोशल मीडिया, गूगल पर इतनी सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सारी की सारी, तो लोगों को पता है उनके राइट्स क्या हैं. तो दिन ब दिन मुझे लगता है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो ऐसा सिनेरियोज बहुत ही कम मायने में दिखते हैं. एडवोकेट्स की फैमिली से हैं जी. जज बनने की तमन्ना है? फिलहाल मैंने जजशिप की तरफ ज़्यादा विचार नहीं दिया. अभी मैं अपना प्रोफेशन एज अ एडवोकेट ही प्रोग्रेस कर रही हूँ, एंड मैं आने वाले थोड़े टाइम तक अभी ऐसे ही करूँगी. मैंने किसी भी तरह का फिलहाल जजशिप की तरफ विचार नहीं दिया, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंडफादर को, सबको लीगल फील्ड में एक्सेल करते हुए देखा है, तो मैं उन्हीं की तरह अपनी फील्ड में एक्सेल करूँगी. किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में आप जाना चाहेंगे, जैसे क्रिमिनल मामलों की या सिविल मामलों की? क्योंकि जब सारा कुछ इकट्ठा हो जाएगा, तो जैसे आपके फादर की पहचान है कि ही इज ए क्रिमिनल लॉयर, जी, आप ऐसा चूज करेंगे कुछ? जी बिल्कुल. अभी फिलहाल मेरे प्रोफेशन का बहुत ही यंग स्टेज है. मुझे अपने प्रैक्टिस में 1 साल हुआ है. मैं धीरे धीरे जान रही हूँ कि मेरी दिलचस्पी किस फील्ड में है, बट अभी तक मैंने रियलाइज करा है 1 साल की अपनी प्रैक्टिस में कि मुझे वाइट कॉलर क्राइम्स में काफ़ी दिलचस्पी है. उसके साथ साथ मुझे ADR के केसेस करना बहुत पसंद है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. तो मेरा विचार इस तरफ थोड़ा जा रहा है कि मैं अपनी करियर इस फील्ड में प्रोग्रेस करूँ. वाइट कॉलर क्राइम क्या होता है? जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हो गए. अच्छा. उसके साथ साथ हमारे वाइट कॉलर क्राइम्स बहुत ही एक वास्ट, एक प्रॉपर लॉ है, जिसके अंदर हमारे अब काफी सारे इसमें केसेस आ रहे हैं. मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हो रहे हैं. जी, इसमें बहुत कम फीमेल एडवोकेट्स जो है वो देखी गई हैं, तो इनमें आपका इंटरेस्ट बन रहा है इन केसों में? जी, कम तो मैं रादर नहीं बोलूंगी. वाइट कॉलर क्राइम्स एक इतना एक अटमोस्ट अपकमिंग हमारी एक फील्ड है, जिसमें काफी क्राइम हो रहा है इसमें. हमारे लीगल काउंसिल्स जो कि फर्म्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेडीज इसमें बहुत सब एक्सेल कर रही हैं, रादर इसमें नॉलेज भी बढ़ रही है. इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि अब एक स्पेसिफिकेशन टू अ सर्टेन काइंड ऑफ क्राइम हमने करी है, तो ये ऐसी फील्ड है कि इसमें बहुत सारे लोग अब अपनी जानकारी और अपनी रुचि दिखा रहे हैं. 1 साल के इस कार्यकाल के दौरान, 1 साल की प्रैक्टिस के दौरान कोई एक ऐसा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हमारे दर्शकों को बताइए जो बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा हो कोर्ट में. तो एक बार मैं अपने किसी केस के लिए, मैट्रिमोनियल केस था मेरा, तो मैं उसके लिए बॉम्बे गई थी. तो मैं अपने यहीं के क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रही थी. तो वहाँ जाकर एक जज थे, तो वो लेडी जज थे, तो मैं उनकी कोर्ट में पहले भी पेश हो चुकी थी. तो धीरे धीरे वो मुझे जान गई थी कि ये काउंसिल हैं, ये इस महाराष्ट्र से नहीं है, पंजाब से आ रही हैं. तो उन्होंने मुझसे ऐसी बात करी. उन्होंने बोला कि तुम इतनी दूर से महाराष्ट्र में केस करने आती हो, एंड तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ और वहाँ के काम करने में थोड़ा फ़र्क है. तो मैंने बोला कि मैंने रादर मैम को वेरी रिस्पेक्टफुली आई टोल्ड हर कि मैम, आई डोंट फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफरेंस इन माई वर्क, बट आई डू फील दैट आई फाइंड कोर्ट्स हियर मोर ईजी टू पुट अप माई पॉइंट. तो उन्होंने बोला कि ऐसा क्यों लगा. तो फिर मैंने बोला कि मैम यहाँ थोड़ा सिस्टमैटिक वे में मैं अपना जब आती हूँ, लोग मुझसे बात करते हैं सारा, तो आई फील दिस इज वन थिंग दैट दिस वाज माय इंटरेक्शन विद अ judge. This with is the judge. Yes, definitely. So she spoke to me at a personal level where she wanted to know something about me. हमारी कोर्ट्स में हमारे पास इतना काम होता है कि किसी ना किसी तरह से हम
जजेस या फिर अपने सीनियर्स के साथ एक पर्सनल लेवल पर इंटरेक्ट नहीं कर पाते. सो दैट इज वन इंसिडेंट वेयर आई फील कि मुझे ऐसा लगा कि समवन लुक्ड एट मी फॉर हु आई एम एंड हाउ आई एम डूइंग माय वर्क. सो दैट इज समथिंग वेरी स्पेशल टू मी. डू यू थिंक कि जो यंग एडवोकेट्स आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जी. उनके कुछ जजेस के साथ ऐसे सेशन होने चाहिए टू मेक देम कंफर्टेबल? इंटरेक्शन होनी चाहिए या उनसे मिलना चाहिए या कुछ ऐसे सेमिनार्स होने चाहिए ताकि वो कुछ एनकरेज हो सके? जी बिल्कुल, सेमिनार्स की तरफ हम गौर कर सकते हैं. अभी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में हमारा एक लीगल सेमिनार ऐसा ही हुआ था जिसमें हमारे काफ़ी रिनाउंड एक जज ने एक लेक्चर दिया था. सो आई फील इससे जो मोटिवेशन लेवल है वो एडवोकेट्स का, यंग एडवोकेट्स का बढ़ता है काफ़ी, क्योंकि वो देखते हैं कि एक मुकाम है जिस पर कोई है, दे गेट मोटिवेटेड. उनको लगता है कि दे कीप जजेस और सीनियर्स एज इंस्पिरेशन फॉर देम. सो आई फील ऐसे सेमिनार्स बहुत हेल्पफुल होंगे अगर हमारे ऐसे फील्ड में इनकलकेट हो सके. जब बात कर रहे थे हम पॉडकास्ट से पहले, आपने मेरे को बताया कि आप कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी जाती हैं. जी बिल्कुल. उन्हें संबोधन करने के लिए, तो वो सब्जेक्ट क्या होता है उनका? वैसे तो अभी तक मैंने फ़िलहाल अपने 1 साल में मैंने 4 से 5 लीगल लेक्चर्स अभी तक कंडक्ट करे हैं. तो मैं यूनिवर्सिटी में जाकर तरह तरह के लॉज के ऊपर जाके लेक्चर देती हूँ. जैसे मैंने AIN लॉ पर लेक्चर दिया. रिसेंटली अभी मैंने एक यूनिवर्सिटी पे ड्राफ्टिंग के ऊपर लेक्चर दिया था. उसके बाद मैंने और डिफरेंट पॉक्सो एक्ट के ऊपर, जो क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन होता है, उनके ऊपर मैंने लेक्चर दिया. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं ऐसा इंटरेक्शन या ऐसे अपना लॉज एक पोडियम पर खड़े होकर सब अपनी ऑडियंस को बता रही होती हूँ, सो आई फील कि हमारे लॉ की बेटरमेंट होती है एंड मेरे थ्रू किसी इंसान का किसी न किसी वे में फ़ायदा हो सकता है. आप मानते हैं कि लोग जो है समाज के, वो जागरूक नहीं हैं कानून के बारे में? कानून क्या होता है उनको नहीं पता है. वो मात्र एक एडवोकेट हायर करते हैं कि हमारा ये केस है और ये होना चाहिए. अब वकील साहब कितनी प्रमुखता से, कितने ठोस तरीके से उस केस को वहाँ प्रेजेंट कर पाते हैं, ये एडवोकेट साहब पे डिपेंड करता है. आप मानती हैं कि लोगों को भी जागरूक किए जाने की जरूरत है? जी बिल्कुल, जागरूक हर तरह से हर इंसान को होना चाहिए. एटलीस्ट उनको अपने लॉज, अपने राइट्स, अपनी फंडामेंटल राइट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. क्योंकि जब आजकल रैदर हम भी देख रहे हैं कि नॉलेज होना और सिर्फ गूगलिश नॉलेज होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. वो प्रैक्टिकल नहीं है. कई बार मेरे ऑफिस में मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं कई ऐसे केसेस का रेफरेंस लेकर कि हमने ये चीज़ इंटरनेट पर पढ़ी है और हमारे केस में ये एप्लीकेबल आप कर दो. तो फिर उनको डिफरेंशिएट करके बताना पड़ता है कि ये चीज़ गूगल पर अवेलेबल है बट प्रोफेशनली इसको एप्लीकेबल करने में फ़र्क है. तो हर वो चीज़ जो इंटरनेट पर अवेलेबल है वो चीज़ लीगल प्रोफेशन में नहीं है. एग्जैक्टली. तो इसलिए जानकारी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट साथ ही साथ अगर एक प्रोफेशनल, सही जानकारी होना बेहद जरूरी है. जी बिल्कुल, प्रोफेशनल आपको उस तरह से मदद कर सकता है. आपका कोई ऐसा प्लान है कि लोगों को जागरूक करने के लिए भी कुछ लिखा जाए? फिलहाल अभी मैं आई थिंक काफ़ी इस यंगर स्टेज पर हूँ टू कमेंट कि मैं लोगों को जागरूक कर सकूँ. फिलहाल मैं अपनी जागरूकता पर वर्क ऑन कर रही हूँ, बट आई डू फील दैट इफ़ इन टाइम मुझे कभी ऐसा चांस लगे कि मैं किसी तरह से किसी वे में कोई इनपुट अपनी तरफ से डाल सकती हूँ तो मैं उस पर ज़रूर करूँगी. एडवोकेट मेहर, आपने हमें अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. आप अपने मुकाम पर पहुँचे, फेलो एडवोकेट्स को जो सिखाने की कोशिश कर रही हैं वो बात वहाँ तक पहुँच सके. आपकी किताब पूरे इंडिया में फैले, लोग जागरूक हों और आप अपने मकसद में सफल हो सकें, यही हमारी कामना है. बहुत बहुत धन्यवाद.